आज हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री ममता उपवेशर मैडम, स्वागत है आपका पवित्र राजस्थान तक। नमस्कार। आज राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि है, किस तरीके से याद करते हैं और आपने उनके साथ काम भी किया है? देखिए, राजेश पायलट एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी थे और पायलट साहब हमेशा किसानों के, ज़रूरतमंदों के एक वकील बन के इस देश के अंदर राजनीति की। एक बहुत ही सामान्य घर से निकलकर और देश की राजनीति में अपना स्थान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारा सौभाग्य था कि हम लोग दौसा से वो चुनाव लड़े और लगातार उनके साथ में हम लोगों को भी काम करने का मौका मिला, उनको नज़दीक से देखने का मौका मिला और समझने का मौका मिला। एक बड़ा नेता किस तरह से राजनीति करता है, उन सब चीज़ों को हम लोगों को भी देखने समझने का मौका मिला। तो हमारे लिए एक बहुत ही फॉर्चुनेट बात थी, सौभाग्य की बात थी। आज उनकी कमी हमें खलती है। राजेश पायलट में होते तो आज देश के अंदर परिस्थितियाँ और अलग प्रकार की होती, लेकिन सचिन पायलट जी भी लगातार राजनीति के अंदर सक्रिय रहते हैं। अपने पिता की कमी को हम सब लोगों को गले लगा के उन्होंने भी पूरा किया है। मैं समझती हूँ जिस तरह से राजेश पायलट जी आगे चले थे, देश के लिए सोचते थे, किसानों के लिए सोचते थे, उसी पद चिन्हों पे सचिन पायलट जी भी चले। किसानों की बात की आपने, बाद में आऊँगा, पहले किस तरीके की वो बातें करते थे, जिस तरीके से आपने काम किया है, कुछ ऐसी बातें हैं जो आज भी आपको कभी कभी याद आती होगी, आप भी राजनीति में? देखिए, वो बहुत ही सहज अपील के आदमी थे और बहुत ही सुलझे हुए आदमी थे और बहुत सामान्य थे। हम जब उनके साथ में इलाके में रहते थे, सिकराय विधानसभा में बहुत बार उनका दौरा रहता था और आखिरी दिन भी वो सिकराय विधानसभा के दौरे पे थे। तो उस दिन भी आप ये मानिए कि हम सब लोगों से बहुत हिल मिल के रहना, कार्यकर्ताओं को, हज़ारों लाखों कार्यकर्ताओं के नाम से जानना और बहुत निम्न स्तर पे रह के, जैसे कहीं भी बैठ के उन्होंने चटनी रोटी भी खा ली, कोई उनको शान गुमान अभिमान नहीं था किसी चीज़ का। एक सामान्य तरह से कहीं भी खाट पे बैठ जाते थे, दरियों पे बैठ जाते थे, किसी का भी खाना खा लेते थे, साथ में छाछ पी लेते थे। तो बहुत ऐसा लगता नहीं था हमें कि एक राष्ट्रीय नेता हमारे बीच में है। इतना सहज उनका हम सब लोगों से मेल मिलाप रहता था। लेकिन आपने किसानों की बात करी थोड़ी, तो क्या लगता है कि कुछ नेता ऐसे थे उनको किसान नेता के नाम से जाना जाता था, क्या लगता है कि अब किसानों की बात करने वाला कम नेता रह गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ कि किसान विरोधी पार्टी है और उसके अंदर तो अपन उम्मीद ही नहीं कर सकते हम लोग कि किसानों के पक्ष में कोई बात रखी जाएगी। चाहे 3 काले कानूनों की बात हो, चाहे बॉर्डरों के ऊपर हज़ारों लाखों किसान बैठे रहे बेचारे भूखे प्यासे, कईयों के कई शहीद भी हो गए। तो देश के अंदर जो हालात है, पिछले 10 साल से जो सरकार सत्ता के अंदर काम कर रही है वो किसान विरोधी सरकार है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी बहुत नेता ऐसे हैं जो किसानों के पक्ष की बात करना उचित समझते हैं, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी सुख दुख के अंदर अपने आप को शामिल मानते हैं। बहुत नेता हैं कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस एक सामंतशाही प्रवृत्ति की पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक बहुत निचले स्तर से सब लोगों को साथ लेके चलने की पार्टी है। कांग्रेस ने इस देश के अंदर आज़ादी से लेकर आज तक इस देश को तरक्की के अंदर अपनी भूमिका निभाई है। तो कांग्रेस इस देश के नब्ज़ को जानती है। कांग्रेस इस देश के दुख और सुख के अंदर अपने आप को शामिल रखना चाहती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चलाई उन्होंने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तमाम उन वर्गों के लिए जिनको ज़रूरत थी इस देश में एक नेता को जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए। तो मैं समझती हूँ राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो किसानों के पक्ष की बात को हमेशा सदैव प्राथमिकता से रख के उनके साथ में चलते हैं। एक तरफ अगर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी एक तरफ करी थी 400 प्लस, कांग्रेस करी थी नहीं हम अब की बार फाइट में। लेकिन जिस तरीके से परिणाम आए, एग्जिट पोल आए थे, उसके बाद में परिणाम आए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली, किस तरीके से देखते हैं आपकी चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया। जिस तरह से उन्होंने कहा था 400 पार 400 पार, आज 300 भी नहीं आए। और अगर अकेले बीजेपी की बात करें तो वो 303 या 4 थी पिछली बार, आज वो 240 के करीब ही हैं। तो उनकी 60-70 सीटें कम हुई हैं। तो इतनी सीटें कम होना सत्तारूढ़ पार्टी का, तो ये मैं समझती हूँ उनके खिलाफ एक तरह से आंदोलन ही था इस देश का। कांग्रेस ने अपनी स्थिति को बहुत सुधारा है, देश की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है, इंडिया गठबंधन का साथ दिया है और आज सरकार बनाने में एक बैसाखी की सरकार वो लोग बना रहे हैं। उनकी खुद की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। कोई कह रहा है कि हम शपथ नहीं लेंगे, कोई कह रहा है हमें विभाग पसंद नहीं है। आप देखिए आने वाले समय में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। राजस्थान की राजनीति को लौटते हैं। राजस्थान में भी अब की बार कह सकते हैं कि बीजेपी की हैट्रिक पर ब्रेक लगा दिया आप लोगों ने, 11 सीटें आप लोगों को मिली हैं।
क्या लगता है आपकी बार कि किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में गए थे और पब्लिक तक पहुंचाने में कितने सफल हुए? देखिए, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें थी वहाँ वहाँ जनता ने उनको नकार दिया, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे और तमाम जगह हो। तो जहाँ ये लोग कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, हम लोग ये करेंगे, तो जनता समझ गई। और राजस्थान की बात अगर मैं करूँ तो 4 महीने में ही इनके जो सोने की पॉलिश इन्होंने चढ़ा के जनता को दिखावा झूठा किया था, वो पॉलिश उतर गई। ये धरातल पे कुछ काम नहीं कर पा रहे। भजन लाल जी अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। हेलीकॉप्टर में घूमना, भाषण देना एक अलग चीज़ है, और जनता के समर्थन में काम करना, उनकी दुख तकलीफ़ों परेशानियों को समझना, उनके ऊपर निर्णय करना, ये सरकार की जो प्राथमिकता है वो करने में ये लोग विफल हुए हैं। ये राजस्थान की जनता समझ गई। जो उनसे गलती हुई विधानसभा में, उसकी भरपाई उन्होंने इन चुनावों के अंदर करी है। विधानसभा की बात की, सिकराय से परिणाम कुछ और थे, लेकिन लोकसभा में जो वोटिंग जो हुई वो क्या कहता है आपकी बात? देखिए, सिकराय के अंदर विधानसभा में बहुत कम मतों से हम लोग हारे, और जनता को बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा प्रतिनिधि हार गया, जो सरकार के अंदर मंत्री था। तो उसी का परिणाम है कि परिवर्तन की लहर के साथ में 64,000 के करीब मतों से हमारे प्रत्याशी सांसद के मुरारी लाल जी जीते हैं। सिकराय की जनता ने पुनः हम सब लोगों के ऊपर विश्वास जताया है, हमारी बात को मानते हुए कांग्रेस को पक्ष में मतदान किया है। मैं समझती हूँ एक परिवर्तन की बहुत बड़ी अपना प्रायश्चित करने का समय था जो जनता ने किया। आप सभी सवालों के जवाब अच्छी तरीके से देती है, लेकिन एक सवाल ऐसा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में स्थितियां थी, माहौल था, कहा यह जाता है कि कांग्रेस के नेता टिकट लेने के लिए तैयार नहीं थे। क्या कांग्रेस अगर पहले से तैयार होती तो स्थिति कुछ और होती? कहाँ की? राजस्थान की या देश? देखिए, कांग्रेस के नेता सब जगह से बहुत मारामारी थी। मैं भी गई थी, मुझे भी पर्यवेक्षक बनाया गया था। लगभग 20-25 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई। कोई ऐसी लोकसभा क्षेत्र नहीं था जहां उम्मीदवारी नहीं थी, और हमारी पार्टी ने बहुत स्क्रीनिंग करके, बहुत सूझबूझ से, विचार विमर्श के साथ, स्थानीय नेताओं से चर्चा करके, बड़े नेताओं से चर्चा करके बहुत अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। आप देखिए कि हर किसी उम्मीदवार की जो वोटिंग मार्जिन था वो बहुत कम हो गया, आधे से भी ज़्यादा रहा है। और जो जीते हैं वो भी बहुत कम मतों से भारतीय जनता पार्टी के, जहां पिछली बार 5-5, 6-6 लाख वोटों से जीतने का आंकड़ा हम लोगों ने देखा था, इस बार लाख, 1.5 लाख, कोई अंदर 1 लाख, इस तरह से जीते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें तो 5.5 लाख से 6 लाख से पिछली बार जीते, और इस बार 1.5 लाख पर आ गए। तो आप उनकी स्थिति देखिए कि 4 लाख वोटों का नुकसान सीधा प्रधानमंत्री जी को रहा। तो जो प्रधानमंत्री जो अपने आप को 400 पार का नारा दे के इस देश के अंदर घूम रहे थे, अपने आप को ये कह रहे थे कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब उनके मुंह से निकलता है कि एनडीए की सरकार। वो भूल गए, क्योंकि देश की जनता ने मोदी सरकार को पसंद नहीं किया। देश की जनता इस तरह की पार्लियामेंट चाहती थी जिसमें विपक्ष मजबूत रहे, विपक्ष अपनी बात रखे, और एक तरफा माहौल इस देश के अंदर ना बन सके। अंतिम सवाल, पूर्वी राजस्थान अब की बार सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी को कह सकते हैं, और पूर्वी राजस्थान से भरतपुर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी आते हैं। क्या लगता है कि वह कुछ बदलाव हो, लगता है कि आप लोगों को राजनीतिक तौर पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि किसको मुख्यमंत्री बनाए, नहीं बनाए, बदलाव दें, लेकिन नैतिकता के आधार पे मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या रही। मेरा खुद का जहाँ जन्म, वो मुख्यमंत्री बने तो बनते ही वो अपने गांव अटारी आए, वहाँ के लोगों के साथ में उन्होंने अपनी वार्तालाप की। तो जो ऐसे समय के अंदर वो जो खुद मुख्यमंत्री बनते अपने गांव के अंदर अभिनंदन कराने आ रहे हैं, तो अब जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी चाहिए। आपने जिम्मेदारी और नैतिकता की बात की। 2 साल के बड़े नेता हैं, वो भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की बात कर रहे हैं, परित्याग करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं तो उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि वो सब जनता दौसा की उनको जानती है, और जो कुछ उन्होंने कहा वो उनके खुद के वक्तव्य थे। तो मैं समझती हूँ अपने वक्तव्यों पे हर व्यक्ति को खरा उतरना चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थी पूर्व मंत्री ममता भूपेश, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।